अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस एक वीडियो में सी प्लस प्लस कम्प्लीट सिखाऊँगा। इनमें मैं आज टॉपिक कवर करूँगा सी आउट, डिस्प्ले से कैसे करना है मैसेज, उसके बाद सी इन कैसे करना है, यूज़र से डाटा किस तरह लेना है, उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट्स किस तरह लगानी है, इफ़ के अंदर इफ़ एल्स इफ़ और इफ़ तमाम मैं तकरीबन सिखा दूँगा। इफ़ एल्स इफ़ भी सिखाऊँगा और उसके बाद मैं नेस्टेड इफ़ भी सिखाऊंगा। एक और लास्ट पे है, उसे कहते हैं स्विच। और लूप्स आ जाएंगे। लूप्स में मैं आपको ओवरव्यू फॉर लूप का दे दूंगा और वाइल का दे दूंगा, डू वाइल का दूंगा और उसके बाद मैं आपको अरेज के बारे में बताऊंगा। अरेज 1D 2D दोनों को मैं बारी बारी एक्सप्लेन कर दूंगा। 1D अरे और लास्ट में 2D अरे। उसके बाद लास्ट पे एक होगा फंक्शंस मैं आपको बता दूंगा कि हम फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं। मैं आप बारी बारी ये टॉपिक वाइज नहीं समझाऊंगा। मैं एक ऐसा प्रोग्राम बना दूंगा जिसमें ये सारी चीज़ें यूज़ होगी। मैं एक प्रोग्राम बनाऊंगा, यूज़र से एक मैट्रिक्स ले लूँगा मैं यूज़र से, और उसमें सम मल्टीप्लिकेशन जो हमारा या यूज़र कहेगा वो हम करेंगे। फ़र्ज़ करो ये मैंने एक मैट्रिक्स बनाया 3x3 का। अब मैं यूज़र से कहूँगा कि भैया आपने ऐड करने ये डायगोनल को 12, 23 और 23 ये वाले, इनको ऐड करना है, माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है। तो ये मैं कोड करता हूँ। सबसे पहले मुझे अरेज का पता होना चाहिए। अरेज 3 है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले प्रोग्राम अपना मैंने स्टार्ट किया हैश इंक्लूड से, आईओ स्ट्रीम लिखा। आईओ स्ट्रीम का मतलब ये है कि इसमें मैं इनपुट भी कर रहा हूँ और आउटपुट भी कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के अंदर, यूजिंग नेम स्पेस std। ये स्टैंडर्ड फंक्शंस को जब हमने यूज़ करना है तब हमने ये लिख देना है इंट मेन। और अब मैं प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एस आउट करता हूँ, सी आउट करता हूँ और यहाँ मैं मैसेज इस पर कर देता हूँ हेलो फ्रेंड्स। और ये स्लैश एन जो है ना, ये न्यू लाइन में हमें लेकर जाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब मैं यहाँ एक अरे बनाऊंगा। अरे बेसिकली जब हम पहले वेरिएबल्स बनाते थे तो हम एक नाम रखते थे, मतलब कि मैंने एक वेरिएबल रखा था इंट num1, इंट num2 और इंट num3। अब ये जो से रैम में ना डिफरेंट प्लेसेस पे मौजूद होती है, जो कि हम जब कैच करते हैं तब बहुत हमें मुश्किल होती है। जैसे कि एक ये पड़ा है हमारे पास एलिमेंट, एक ये पड़ा है num2, ये पड़ा है num3, ये पड़ा है, इकट्ठे कंसेक्टिवली नहीं पड़े हुए। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि ये कंसेक्टिवली पड़े हों तो तब मैं अरे यूज़ करूँगा। अरे में बेसिकली एक ऐसे बिल्डिंग सी बनी होती है और इसके अंदर डिफरेंट हमारे पास वो ब्लॉक्स बने होते हैं जो वेरिएबल्स को शो करते हैं, उस नंबर्स को शो करते हैं। तो हम बनाते हैं। अब जैसे कि ये मैंने एक बनाया है, इसमें num1, num2, num3 ये सारे कंसेक्टिवली स्टोर्ड हैं, हम इजीली इन्हें कैच कर सकते हैं। ये होगा 1D अरे में। जब हम 2D अरे की बात करेंगे, 2D अरे में 2 डिमेंशनल अरे है। अब देखिएगा ये 1D अरे में एक ही डिमेंशन में मूव कर रही है, लेकिन जो 2D होगी वो हमारे पास वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों इकट्ठी काम करेगी। अब जैसे कि ये मैंने बना ली है, इसके अंदर ये ब्लॉक्स बने होंगे ऐसे। मैं ये रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ, सिर्फ आपको समझाना है मैंने। अब जैसे कि ये num1 है, num1
उसके बाद num2 ये है। लेकिन ये जो num1 है, num1 के आगे भी वेरिएबल्स पड़े हुए हैं, जो कि num1 के आगे एक अरे हम कह देंगे, एक अरे है। अरे का ये हमारा सिंटेक्स होता है। अरे के आगे एक और अरे पड़ी है जिसकी ये एलिमेंट्स हैं। हमने अगर बताना हो कि हमने कितने एलिमेंट लिए, अब फर्ज करें मैंने ये 2 रोज़ लिए हैं और 2 रोज़ हैं और 1 2 3 4 और 5 कॉलम है। तो मैं इसे इस तरह शो करूँगा, num1 या num, सबसे पहले रोज़ की तादाद की रोज़ कितनी है 2 है, और कॉलम्स की बाद में आएगी, कॉलम्स कितने 1 2 3 4 और 5। तो मैंने यहाँ 5 लिख दिया। अब मैं अपने प्रोग्राम में यही बनाता हूँ। अब मैंने अपने ये देखिएगा, मैंने 3 रोज़ और 3 कॉलम्स लेनी है। तो करते हैं। अब मैं यहाँ कहता हूँ इंट num, सबसे पहले रोज़ कि भाई मेरे पास जो सी रोज़ है वो 3 है। अब हर रो में भी 3 एलिमेंट्स पड़े हैं, तो मैं उसके कॉलम्स में भी क्या देता हूँ कि भाई हमारे पास 3 कॉलम्स पड़े हुए हैं। ये मेरा वेरिएबल वो इनिशियलाइज हो गया है। उसके बाद मैं दोबारा सी आउट करता हूँ और मैं कहता हूँ एंटर वैल्यूज़ ऑफ नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स 1 by 1। और मैं यहाँ अब सी इन करना है, लूप से करेंगे, क्योंकि जो सब नेस्टेड लूप्स है ना, वो हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 मतलब 9 वैल्यूज़ के लिए अब मुझे 9 दफ़ा सी इन करना पड़ेगा, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। मैं अब इजीली इसमें नेस्टेड लूप लगाऊंगा। नेस्टेड लूप का मतलब ये कि एक आउटर लूप होता है और उसके अंदर इनर लूप्स होते हैं। आउटर लूप जो होता है वो हमारे पास हाइट को देखता है कि हमारी हाइट कितनी है, मैट्रिक्स या शेप की कितनी हाइट है, और जो सा इनर लूप है वो उसकी लेंथ देखता है कि वो कितना विड्थ में कितना है। तो अब देखिएगा मेरे पास 3 रोज़ हैं, तो मैं आउटर जो सा लूप लगाता हूँ मैं वो लगाऊंगा फोर का। और मैं अब देखिएगा जब मैं फोर लूप लगाता हूँ इसके अंदर मुझे 3 चीज़ें देनी है। इंट सबसे पहले इनिशियलाइज़ करना है वेरिएबल्स को जो हमने लूप के यूज़ करना है। उसके बाद कंडीशन लगानी है। अब मेरा ये जो सा लूप चलेगा 0 1 2 3 तक चलेगा, लेकिन 3 से लेस देन, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद कंडीशन के बाद आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। मैंने इंक्रीमेंट करवाना है ये लूप की बॉडी। अब इसके अंदर मैं जो भी करूँगा वो मुझे डिस्प्ले हो जाएगा। अब मेरे पास ये आउटर लग गया, मुझे अभी इनर लगाना है। इनर मुझे बारी 3 दफ़ा चलाना है लूप, तो मैं यहाँ करूँगा 4। अब ये इनर मैं लगा रहा हूँ, या मैं ये सिंपल वाइल लगा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। मैं इसे कहता हूँ इनर। इसमें इनिशियलाइज जो सब पहले करना होता है, सबसे पहले इनिशियलाइज करेंगे, उसके बाद हम यूज़ करेंगे। और अब वाइल मैंने लिखा, वाइल के अंदर मैंने कंडीशन लिखनी है जो कि मैंने अपने प्रोग्राम के लिए बनानी है। मैंने ये कंडीशन लिखी। अब इसके अंदर मैंने उस वेरिएबल में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट भी करना है जो कि मैं यूज़ करूँगा। ये मैंने कर लिया। अब मैं सिंपल यहाँ सी आउट करके कहता हूँ एंटर आ नंबर। अब मुझे नंबर जो सा स्टोर करवाना है ना, वो बारी इनके इंडेक्स में जाके वैल्यू स्टोर करवानी है। तो वो मैं कैसे करवाऊँगा? सिंपल सी इन लिखा। अब सी इन के बाद ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर है, ये उस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवा देगा जो मैं आगे लिखूँगा। मैंने आगे लिखा नम। अब मैंने यहाँ सिर्फ वो नंबर नहीं लिख देना, क्योंकि अगर मैं सिर्फ नंबर लिखता हूँ जैसे 3 2 1 जो भी, इसका ये मतलब होगा कि हमने वो एक ही वैल्यू में बार बार वैल्यू चेंज कर रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसे नहीं, मुझे अब वेरिएबल लिखना पड़ेगा जो कि बार बार चेंज ना हो। अब देखिएगा इसमें जो सा आउटर है वो एक दफ़ा चेंज हो रहा है, लेकिन इनर बार बार चेंज हो रहा है। तो मैं सिंपल यहाँ आउटर लिख दूँगा। ये बात ज़रा समझने वाली है, क्योंकि मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। अब देखिएगा जब पहली दफ़ा प्रोग्राम चला तब आई की वैल्यू 0, ठीक है। अंदर वाला लूप चलेगा 3 दफ़ा 0 1 2 3।
वो वैल्यूज़ बारी बारी ले लेगा, लेकिन जब दूसरी दफ़ा चलेगा अब आई की वैल्यू हो जाएगी 2, और 2 में फिर इस रो में वैल्यू डालना शुरू कर देगा और बाद में थर्ड वाले में। तो इससे मेरी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब वैल्यूज़ मेरी आ चुकी हैं। अब मैं सिंपल ये मैसेज डिस्प्ले कर देता हूँ कि मेरा मैट्रिक्स ये है, सी आउट किया, जोड़ मैट्रिक्स इस, और मैं यहाँ एंड एल भी ना न्यू लाइन में जाने के लिए इस्तेमाल होता है, स्मॉल ई है। अब मैं यहाँ ये मैंने सिर्फ यही लूप को उठा के ना मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। बस इसमें जो सी आउट की है ना, सी इन की है, वो हमने नहीं करना, यहाँ हमने सिर्फ करना है सी आउट। सी आउट किया और ये एंटर आ नंबर भी रिमूव कर दिया। अब जब एक डिस्प्ले हो उसके बाद न्यू टैब आ जाए, और जब ये कॉलम रिमूव होगा या लूप ख़त्म होगा तो मैं चला जाऊँगा न्यू लाइन पे। ये आपको इसका चला के चेक कर पाते हैं कि क्या है, डिस्प्ले हो भी रहा है कि नहीं। तो फिर आगे हम चलते हैं। सो ये मेरे पास चल गया। मैं वैल्यूज़ एंटर करता हूँ 23, 5, ये मैं वैल्यूज़ एंड करता जा रहा हूँ। और ये देखिए ये मेरे पास एक मैट्रिक्स में डिस्प्ले हो गया। अब मैंने यहाँ मैसेज एक डिस्प्ले करवाता हूँ कि भाई आपने ऐड करवाना है डायगोनल वैल्यूज़ को, मल्टीप्लाई करवाना है या डिवीजन करवाना है, तो वो करते हैं। मैंने अभी तक आपको अपने जो से टॉपिक्स आज मैंने क्लियर करने हैं उसमें मैं आपको बता दूँगा मैंने क्या क्या करवा दिया। सी आउट हो गया, सी इन भी मैंने करवा दिया है, लूप भी करवा दिया है, वाइल लूप भी करवा दिया है, अरे भी करवा दी हैं। अब मैं आगे आपको चलाता हूँ। मैट्रिक्स डिस्प्ले भी मैंने कर दिया। अब मैंने यहाँ सिर्फ करना है सी आउट, कि मैं मुझे से ऑप्शन तो दूँ ना कि आपने ऐड करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, क्या करवाना है। एंटर 1 for add, 2 for subtraction, 3 for multiplication। और मैं यहाँ वैल्यूज़ यूज़र से ले लूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ सी आउट करता हूँ। What functionality you want to perform the matrix in diagonal positions of matrix। और यहाँ मैं अब सीन करवाता हूँ। सीन ये अब मैंने किसी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करवानी है जो कि मैं यूज़र से ले रहा हूँ। मैं यहाँ कह देता हूँ इंट ऑप्शन इक्वल 0, और मैं यहाँ कहता हूँ ऑप्शन, ये मैंने वैल्यू यूज़र से ले ली है। अब मैंने चेक करना है कि भाई उसने मतलब कि कौन सी चीज़ डिस्प्ले या एंटर की है, किसके लिए की है। कंडीशन ना हमारे पास दो किस्म की होती है, एक रेंज में होती है और एक होती है इक्विवेलेंट कंडीशन। मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं, आपने कुछ प्रोग्राम देखे होंगे जिसमें यूज़र से एज लेते हैं और चेक करते हैं कि एज 10 से 20 के दरमियान है या नहीं। ये एक हमारे पास रेंज है कि भैया हमने 10 से 20 तक देखना है कि इसके दरमियान में है। और एक होती है इक्वल वाली कंडीशन, मतलब कि हम चेक करते हैं कि भैया अगर आपके पास 500 रुपये है ना, तो आपको ये चीज़ मिल सकती है, सिर्फ 500, ना कम ना ज़्यादा, सिर्फ 500 रुपया है। तो फिर तो वो इक्वलेंट कंडीशन। अब मेरे पास यहाँ इक्वली हमने चेक करना है कि भैया अगर 1 होगा तो ये हो जाए, 2 होगा तो ये, 3 हो जाए तो ये हो जाए। तो मैं यहाँ सिंपल स्विच स्टेटमेंट यूज़ करूँगा। स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने का बहुत आसान तरीका, स्विच मैंने लिखा,
स्विच के अंदर मैंने यहाँ वेरिएबल लिख देना है जो कि मैंने चेक करना है, जो कि है ऑप्शन नाम का वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होगी। इसमें अब केस लगेंगे। केस अब ये 1 जो है ना, ये बता रहा है कि ऑप्शन में अगर 1 हुआ तो इस केस में आ जाए और इसमें डिस्प्ले करवा दे जो काम मैंने करवाना है। मैंने सिंपल सी आउट करना है, सम इज़, और मैं यहाँ सम करता हूँ। अब मैंने सम इसका कैसे करना है, अब देखिएगा इसका इंडेक्स क्या है। इसका इंडेक्स है 0 0 और इसका इंडेक्स है 1 1 और इसका इंडेक्स है 2 2। तो अब मैं सिंपल मैं कंडीशन लगा देता हूँ, कंडीशन लगाने की ज़रूरत ही नहीं। मैं कह देता हूँ कि इंडेक्स 0 0 ऐड हो जाए, 1 1 ऐड हो जाए, 2 2 ऐड हो जाए। देखिएगा मैं यहाँ कहता हूँ नम 0 0 प्लस नम 1 1 प्लस नम 2 2। सो ये मेरे पास सम आ गया। अब जब मेरे पास ये स्विच की स्टेटमेंट या केस ख़त्म होगा उसके बाद हमने सिंपल ब्रेक लिखना है, क्योंकि अगर हम नहीं लिखते तो उसमें ऑटोमेटिक सारा प्रोग्राम हमारा सारा स्विच चला देना है, जो सा मर्ज़ी केस आता रहे, उससे उसका सरोकार नहीं है। अब केस 1 हो गया, अब केस 2 पे आते। केस 2 में भी यही था, मैं सिंपल इसे ही कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी किया और ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। यहाँ मैं अब कहता हूँ सब्ट्रैक्शन इज, और यहाँ मैंने यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी, सो मैंने ये कर दिया माइनस, सब्ट्रैक्शन भी हो गई है। उसके बाद लास्ट पे एक आएगा मल्टीप्लिकेशन के लिए, केस 3 मल्टीप्लिकेशन के, और यहाँ मैं कहता हूँ मल्टीप्लिकेशन इज, और यहाँ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब ये भी तो हो सकता है ना कि यूज़र कुछ ऐसा एंटर कर दे जो हमारे पास पड़ा ही नहीं हुआ, तो फिर हम क्या करेंगे? तो तब हम मेरे पास एक डिफ़ॉल्ट के फंक्शन यूज़ होगा स्विच के अंदर, जो कि तब चलेगा जब हमारी कोई भी केस यहाँ चले। और यहाँ मैं सिर्फ सी आउट कर देता हूँ इनवैलिड एंट्री, हैंडल किया, और इसमें अब ब्रेक लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं होती, तो मैंने वैसे ही लगा दिया। तो मैंने ये कर दिया, मैंने अभी आपको सिखाया है, स्विच भी सिखा दिया है, स्विच सिखाया मैंने अभी। इस स्विच को अब मैं थोड़ी देर तक आपको इफ एल्स इफ में चेंज करके सिखाऊंगा। डन हो गया ये। तो अब मैं अगर इस प्रोग्राम को चलाऊं तो चेक करते हैं क्या क्या हमारे पास डिस्प्ले होता है। 12, ये मैं रैंडमली वैल्यूज़ ऐड कर रहा हूँ। अब मैंने मेरे से वो पूछा कि आपने भाई क्या ऐड करना है, सब्ट्रैक्शन करना है या मल्टीप्लिकेशन करना है, मैं ऐड करता हूँ। सो उसने ऐड कर दिया 23 + 34 होता है 57 और 45 को उसने ऐड कर दिया। तो ये मेरे पास बिल्कुल सही 102 आंसर आ चुका है। आप चेक कर सकते हैं, ये मेरा बिल्कुल सही आंसर आया। अब मैं इस स्विच को जो कि मैंने ये लगाया है, इसे मैं चेंज कर देता हूँ इफ़ के अंदर। इफ़ के अंदर चेंज करने का बहुत आसान तरीका है, सिर्फ इफ़ लिखी, इफ़ के अंदर यहाँ अब लगा दी। अगर ऑप्शन मेरे पास इक्वल है 1 के, तो यहाँ मैसेज डिस्प्ले हो जाए ये वाला। ये मेरे पास इफ़ आ गई। इसके एल्स में मैं सॉरी इस फिर इफ में मैं लिखता हूँ ताकि आपको मैं बारी बारी सारी चीज़ें समझा दूँ। अब 2 है, 2 में भी यही मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए, लेकिन बट सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने कंट्रोल सी किया। और लास्ट पे है मल्टीप्लिकेशन के लिए इफ़
ऑप्शन इक्वल्स 3 और यहाँ मैं मैसेज पे कर देता हूँ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन हमारे पास यहाँ हम कोई एल्स में कंडीशन नहीं लगा सकते कि अगर हमारे पास सारी कंडीशनें गलत हों तो फिर हम क्या करें। आपको मैं वैसे अभी ये चला के मैं दिखाता हूँ। मैंने ये रैंडमली वैल्यू ऐड की है तो ये ऐड हो गई। अब वो कह रहा है क्या आपने करना है, सब्ट्रैक्शन मल्टीपल में ऐड करता हूँ। तो उसने ये ऐड कर दिया 453 में उसने ऐड किया 34 और फिर उसने 23 ऐड कर दिया और ये मेरे पास आंसर 55 ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई रैंडमली वैल्यू मतलब कि 1 2 3 के बाद कोई ऑप्शन सेलेक्ट करके ऐड करता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होगा। अब देखिएगा मैं यहाँ 45 एंटर करता हूँ, देखिए कुछ नहीं हो रहा। लेकिन ये मैसेज तो डिस्प्ले होना चाहिए कि भाई यहाँ आपने कुछ करना है, यहाँ कोई मैसेज डिस्प्ले करना है। तो ये मैंने अभी आपको इफ स्टेटमेंट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अब मैं करता हूँ इफ एल्स। इफ एल्स और इफ एल्स सिर्फ एक ही चीज़ है। इफ एल्स जो सब वो एल्स तब चलता है जब हमारी इफ की कंडीशन गलत होती है, जैसे कि ये है। अब देखिएगा जब ये भी नहीं चलेगा तो इसमें आ जाएगा एल्स में आ जाएगा मैसेज सी आउट इनवैलिड एंट्री। अब ये सिर्फ इस वाले इफ का एल्स लगा है। अगर ऊपर वाली कंडीशन ठीक होती है तो ये आके गलत होती है तो फिर भी ये मैसेज डिस्प्ले होगा। सम या मल्टीप्लिकेशन के बाद फिर ये डिस्प्ले होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं करना। लेकिन अगर मैंने ऐसा नहीं करना चाहता तो मैं इफ़ एल्स इफ़ को यूज़ करूँगा। उसका बहुत आसान तरीका है। इफ़ एल्स लिखा, उसके अंदर ये इफ़ आ गई, उसके बाद ये एल्स आया और ये इफ़ आ गई। अब मैं इसे चला के चेक करता हूँ। अब मैं ऐड करता हूँ 3 + 23 26 और 12 38 ठीक है। मेरे पास आंसर आया है। अब मैंने ये आपको इफ़ एल्स इफ तमाम चीज़ें ये समझाती है। ये भी डन हो गया, ये भी डन हो गया। अब जो सा इफ़ एल्स इफ है वो नेस्टेड इफ ही कहलाता है। तो मैं वो कुछ खास समझाऊंगा नहीं। अब मैं